नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपका जो एकादश पाठ है 11वां पाठ है, जिसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं पुष्पोत्सव पाठ के अभ्यास कार्य के उन प्रश्नोत्तरों को देखेंगे, उनके अर्थ और उनके उत्तरों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुष्पोत्सव पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रथम जो प्रश्न है वो है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो यहाँ कुछ रिक्त स्थान थे जो भी लाल रंग से आपको यहाँ दिए गए हैं ना, ये सभी रिक्त स्थान है पुस्तक के अंदर और इनको वचन के अनुसार पूरा करना था। तो जैसे ये सप्तमी विभक्ति के रूप हैं मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, अवसरे अवसरयोः अवसरेषु, स्थले स्थलयोः स्थलेषु, दिवसे दिवसयोः दिवसेषु, क्षेत्रे क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु, व्यजने व्यजनयोः व्यजनेषु और पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। ये सप्तमी का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। सभी ये अकारांत हैं। तो एक ही के अनुसार हमने वाक्यों की पूर्ति की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यानी जो कोष्टक में दो दो शब्द दिए गए हैं, उन दो में से किसी एक का चयन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, तो हमने की है। और इसमें कोष्टक से जो शब्दों की जो चयन करना था उसका आधार है सप्तमी विभक्ति। जैसे कि भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति, भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? ये तो भारते हो गया। इसी प्रकार मीनाः वसन्ति, मछलियाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं? सरोवरे, क्योंकि ये भी सप्तमी का है, तो सरोवरे मीनाः वसन्ति। और जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो मंदिरे है ये किसका रूप है? सप्तमी का है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? मंदिरे। इसके उपरांत जो खगाः नीडेषु निवसन्ति, जो पक्षी हैं वो नीड़ों में यानी अपने घोंसलों में रहते हैं। तो ये नीडेषु जो है ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए आएगा नीडेषु। और छात्राः प्रयोगशालायाम, बच्चे प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी ये जो है सप्तमी का रूप है, इसलिए आया प्रयोगशालायाम। और इसी प्रकार उद्याने शब्द भी सप्तमी का रूप है कि उद्यान में फूल विकसित होते हैं, तो ये भी इसमें आएगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 पूर्ण होता है। तृतीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें अधोलिखित पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयेत्। यानी ये जो पद हमें दिए गए हैं इनके आधार पर हमें सही से मिलाकर के जो 3 पंक्तियां हैं ना, इन तीनों पंक्तियों को मिलाकर अगर सही से मिलाते हैं तो एक वाक्य बन रहा है। तो आप अगर यहाँ ध्यान दें तो मैंने इसको जो एक रंग में जो शब्द मिला रखे हैं ना, उन एक एक रंग वाले शब्दों को यदि मिलाते हैं हम तो वाक्य पूर्ण होता है। जैसे वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, बंदर पेड़ों पर कूदते हैं। सिंगाः वनेषु गर्जन्ति, शेर वनों में गरजते हैं। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मोर उद्यान में नाचते हैं। और मत्स्याः जले तरन्ति, मछलियाँ पानी में तैरती हैं। और खगाः आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो इसी प्रकार इनको मिलाकर के हमने जो लिखा है वो अगले भाग में है। ये हमने लिखा है, ये जो अभी आपको बताया गया है वही यहाँ पर लिखा गया है। तीनों को मिलाकर के सार्थक वाक्य बनाए गए हैं। चतुर्थ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसमें हमें ये जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। तो हमने लिखे हैं जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, यानी लोग जो हैं वो पुष्पोत्सव पाठ के अनुसार जो पुष्प व्यजनानि यानी फूलों से बने हुए जो पंखे होते हैं उनको कुत्र यानी कहाँ पर, अर्पयन्ति यानी चढ़ाते हैं। तो हमने कहाँ पढ़ा था उसे कि योगमाया के मंदिर में, और बख्तियार काकी इति समाधि स्थल पर वो उसको चढ़ाते हैं, हमने पढ़ा था। तो यही हमने लिखा है जनाः पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इति समाधि स्थले च अर्पयन्ति। द्वितीय प्रश्न है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, यानी पुष्पोत्सव का जो आयोजन होता है, जो इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वो कदा यानी कब होता है। तो हमने पढ़ा था पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति, अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें इसका आयोजन होता है। और तृतीय प्रश्न अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश कीदृश, कीदृश का मतलब होता है किस प्रकार का, कैसा है। तो हमने पढ़ा था कि अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति, हमारा भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय, यानी उत्सवों को प्रेम करने वाला भारत देश है। और पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, यानी पुष्पोत्सव का जो फेमस नाम है, प्रसिद्ध नाम है वो क्या है? पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति, मेहरौली के क्षेत्र में किसका मंदिर और किसका समाधि स्थल है?
तो मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरम और बख्तियार काकी समाधि स्थलम च अस्ति, यानी वहाँ पर योगमाया का तो मंदिर है और बख्तियार काकी ये समाधि स्थल मेहरौली के क्षेत्र में है जहाँ पर पुष्पोत्सव मनाया जाता है। और 5वां जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्। इसमें ये जो शब्द कोष्टक में दिए गए हैं इनमें हमें सही विभक्ति लगानी है और उसके बाद में वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो जैसा कि हमने इस पाठ के और प्रश्नों को देखा, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सिखाया जा रहा है। तो कच्छपः भ्रमन्ति, जो कछुए हैं वो कहाँ घूमते हैं? तड़ागे, तालाब में। तो क्या उत्तर आएगा इसका? तड़ागे। ऐसे ही सैनिक हुए कहाँ पर हैं? शिविर में हैं। तो क्या आएगा सप्तमी का रूप? शिविरे। इसी प्रकार यान है, जो गाड़ियाँ हैं वो राजमार्ग पर चलती हैं। तो क्या आएगा? राजमार्गे। और रत्न पृथ्वी पर हैं, तो धरा यानी पृथ्वी सप्तमी एक वचन है, ये स्त्रीलिंग का रूप है आकारांत का, इसलिए क्या आएगा? जैसे बालिका के रूप पढ़े ना आपने, बालिकायाम होता है, ऐसे ही धरा से धरायाम। और बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं। तो ये भी सप्तमी का एक वचन है, क्रीड़ा क्षेत्रे। इस प्रकार हमारा ये जो 5वां प्रश्न है ये भी यही पूर्ण होता है। और अगले प्रश्न में मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। हमें यहाँ पे मंजूषा से सही पदों को चुनकर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हम विद्यालय में पढ़ते हैं, तो इसमें देखो विद्यालय ही आएगा क्योंकि पढ़ने के लिए इनमें से और कोई स्थान उचित नहीं है। तो पढ़ने के लिए क्या आएगा? विद्यालय। अब लोग घूमते हैं, तो लोग कहाँ घूमेंगे? तो घूमने के लिए इन सब में उचित स्थान कौन सा है? उद्यानेषु, क्योंकि लोग उद्यानों में घूमते हैं। तो उद्यानेषु यानी बगीचों में लोग घूमते हैं। अब नौकाः सन्ति, नाव जो हैं वो कहाँ होंगी? इनमें से जो नदी है उसी में तो नाव होंगी। तो गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा पर नावें हैं। और भ्रमराः गूंजन्ति, जो भंवरे हैं वो गूंजते हैं। कहाँ पर गूंजेंगे? जहाँ फूल होंगे। तो इसलिए क्या आएगा इसमें? पुष्पेषु भ्रमराः गूंजन्ति। और बालाः वृक्षयोः फलानि पक्वानि, यानी पेड़ जो हैं वो उनके ही तो फल पकेंगे। तो यहाँ पर आएगा वृक्षयोः। ये वृक्ष शब्द का द्विवचन का रूप है वृक्षयोः, षष्ठी विभक्ति द्विवचन कि पेड़ के, या सप्तमी में भी वृक्षयोः ही होता है। तो षष्ठी या सप्तमी दोनों में ही ये रूप होगा कि वृक्षयोः फलानि पक्वानि, यानी जो पेड़ हैं उनके फल पके हुए हैं या पेड़ों के ऊपर फल पके हुए हैं। तो इस प्रकार ये भी हमारा पूर्ण होता है इस पाठ का अभ्यास कार्य, एकादश पाठ का। और आपको आशा है कि समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो, कुछ परेशानी हो तो आप उसका निवारण कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। धन्यवाद।